गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट था, जो एस ब्लॉक तत्व एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं, इसका टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक तत्व। तो जिस तरह से एस ब्लॉक तत्व के लिए आपसे कहा गया कि एस ब्लॉक तत्व क्या होते थे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 या NS2 में एंटर करता है। क्यों? एस सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होती है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो वो NS1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा और दो इलेक्ट्रॉन है तो वो NS2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। उस कंडीशन में हमने दो फैमिली पढ़ी। एक पढ़ी हमने एल्कली मेटल, जिसे हमने कहा क्षार धातुएं। फिर उसके बाद हमने सेकंड पढ़ी एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसे हमने कहा क्षार मृदा धातुएं। एल्कली मेटल्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो NS1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहा था और NS2 में एल्कली अर्थ मेटल्स में क्षार मृदा धातुओं में NS2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो हो रहा था। इसमें आपने पढ़े थे यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मेंबर थे। और इसमें आपके थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, रेडियम एटसेट्रा। यहाँ पर बेरियम के बाद रेडियम, ये मेंबर थे। उसी तरह से जो हमारे अब नया टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक तत्व, ये क्या होंगे? पी ब्लॉक तत्व में उन तत्वों को रखा गया है जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2Np126। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या भरा जाएगा? NS2 ऑर्बिटल भरा जाएगा। जब S में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम P में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। और जो P सबशेल है वो स्टार्ट होती सेकेंड शेल से, दूसरे कोश से स्टार्ट होती है, यानी कि 1P कभी नहीं होगा। 1S2 के बाद आप 1P कभी नहीं भरेंगे, क्यों? 1P होती नहीं है। P सबशेल स्टार्ट होती है 2 से, 2P। उसमें भी पहले भरा क्या जाएगा? पहले आप भरते हैं 2S2, इसके बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2P में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब P में 1 से लेकर के जब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बनेगा जाकर के? P1 हो सकता है या NP2 हो सकता है, NP3 हो सकता है, NP4 हो सकता है, NP5 हो सकता है और NP6 हो सकता है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन P1 में या P सबशेल में एंटर करते हैं। इस तरह से देख लीजिए, इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ पर ये P में 3 ऑर्बिटल होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन भरा तो P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये केस होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो P ब्लॉक एलिमेंट है, जो P ब्लॉक तत्व है, इसमें 6 फैमिलीज हैं, हमारी 6 परिवार है। जैसे इसमें आपने 2 परिवार पढ़े, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, उसी तरह से P ब्लॉक एलिमेंट में आपको 6 फैमिलियां पढ़नी है। सबसे पहली जो फैमिली आती है वो आती है आपकी बोरॉन की फैमिली, फिर आती है आपकी कार्बन की फैमिली, फिर आती है आपकी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, क्लोरीन फैमिली, यहाँ पर जिसको आप फ्लोरीन कह सकते हैं, फ्लोरीन इसका पहला मेंबर होता है, फ्लोरीन फैमिली, और यहाँ पर आती है आपकी इनर्ट गैसेस। तो ये 6 परिवार हैं आपके, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम, जिसमें NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6 जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल होता है। आपको 11th क्लास में केवल इन 2 फैमिलीज़ को इस साल पढ़ना है। जो बाकी की 4 फैमिलीज़ हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस फैमिली, ये आपको नेक्स्ट ईयर क्लास 12 में पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली फैमिली, जो कि है बोरॉन फैमिली। तो हमारा टॉपिक चलेगा बोरॉन फैमिली या फिर बोरॉन परिवार। तो बोरॉन फैमिली क्या होगी? बोरॉन फैमिली का मतलब हो गया, हमने कहा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा NP1। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो शो करेंगे सारे के सारे NS2Np1, यानी कि P सबशेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? उपस्थित होगा। बोरॉन फैमिली में मेंबर कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर होता है बोरॉन, फिर आता है एल्यूमिनियम, इसके बाद आता है यहाँ पर गैलियम, गैलियम के बाद होता है इंडियम और फिर टाइटेनियम। तो 1 2 3 4 5 इसकी फैमिली में मेंबर हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 1s2, 2s2, 2p1। देखिए NS2 NP1 का केस बन रहा है,
2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर बन गया देखिए NS2 NP1। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किस में जा रहा है, NS2 NP1, जहाँ पर N क्या है, N नंबर ऑफ शेल है यानी कि कोशों की संख्या है। तो बोरॉन के केस में दो कोश पाए जाएंगे, बाहतम कोश जो होंगे दो, दूसरा होगा। एल्यूमिनियम के केस में तीसरा जो कोश होगा, थर्ड शेल जो होगा वो आउटर मोस्ट शेल होगा। इस तरह से गैलियम में जब आप करेंगे यहाँ पे 31 आ जाएगा। इंडियम का होता है यहाँ पर 49 और फिर 81। तो आप जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 4s2 4p1 5s2 5p1 और 6s2 6p1 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये हमारे फैमिली मेंबर जो हैं, एलिमेंट जो हैं, वो बोरॉन परिवार के सदस्य कहे जाते हैं, बोरॉन फैमिली कही जाती है। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है बोरॉन फैमिली में वो होता है अक्रेंस। इसको कहते हैं उपस्थिति। मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर में किस रूप में पाए जाते हैं या किस तरह से पाए जाते हैं। तो जो इनकी उपस्थिति का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, टाइटेनियम और इंडियम। मतलब सबसे कम पाया जाता है इंडियम, सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। और आपको एक बात बता दें कि एल्यूमिनियम जो होती है वो अर्थ पे पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का मेटल है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। वैसे अगर आप बात करें पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। अर्थ में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन जो है गैस है और ये एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। तो ये है यूनिवर्स का केस और ये है आपके अर्थ का केस। लेकिन अर्थ पर पाया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है वो है आपका एल्यूमिनियम। और ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पर अर्थ में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है सिलिकॉन। लेकिन ये आपका आता है मेटलॉइड में, यानी कि ये आपकी एक उपधातु है। ये कार्बन फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट फैमिली में आप पढ़ेंगे इसे। तो बात चल रही है यहाँ पर उपस्थिति अक्रेंस की। तो अक्रेंस में जो बोरॉन फैमिली है इसका एक मेंबर एल्यूमिनियम, ये हमारी अर्थ में या अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एल्यूमिनियम का नंबर थर्ड नंबर पे, पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है और थर्ड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर वो है एल्यूमिनियम। टाइटेनियम और इंडियम, ये जैसे जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंडियम सबसे कम पाया जाता है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कम पाया जाता है गैलियम। गैलियम भी हम लोग उपधातु के रूप में उपयोग करते हैं, मेटलॉइड के फॉर्म में यूज़ होता है। तो ये होती है इनकी अक्रेंस। और ये सारे के सारे जो होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि हमेशा कंबाइंड स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। कंबाइंड स्टेट किसकी होगी, इनकी ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सुना होगा आपने, सल्फेट की, कार्बोनेट की, क्लोराइड की, फ्लोराइड यानी हैलाइड की, इनके साथ ये संयुक्त अवस्था में कंपाउंड्स के फॉर्म में हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। इसके बाद इनमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया गया था। ये देखिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पाया क्या, हमने पाया इन सब में NS2NP1 का केस बनता है। सब में NS2NP1 यानी कि बाहतम कोश में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें अपने आउटर मोस्ट शेल से, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो उस कंडीशन में इनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम लिखा, एल्यूमिनियम में होता है 13, इसका एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13। और बाहतम कोश कौन सा होगा, 3 वाला होगा। तो 3s2 3p1, आउटर मोस्ट शेल में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए तो इसका जो आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो बचेगा 2s2 2p6। और यहाँ पर देखिए 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर 2 थे, ये 8 थे और ये थे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबके बाहतम कोश में, बोरॉन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबके बाहतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दे, बाहर निकाल दे, तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसीलिए ये सारे के सारे जो होते हैं ये ट्राइवेलेंट बनाते हैं। आपने सुना होगा Al की वैलेंसी जो होती है वो +3 होती है। कारण क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। तो हमारे जो बोरॉन फैमिली के मेंबर होते हैं इनमें बोरॉन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो गैलियम हो, चाहे वो इंडियम हो, चाहे वो टाइटेनियम हो, ये सारे के सारे जो फैमिली मेंबर होते हैं ये सब मेटल होते हैं, यानी कि ये सब धातु होती हैं। जबकि बोरॉन जो होता है वो एक नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा जाता है, एक अधातु की श्रेणी में। इसको इसमें अधातु की श्रेणी में इसे रखा जाता है। कारण क्या है? आपने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। तो बोरॉन जो है वो 5th प्लेस में आता है। पहले में आता है हाइड्रोजन, फिर इसके बाद हाइड्रोजन फैमिली होती है यहाँ पे, लिथियम सोडियम वाली फैमिली। फिर इसके बाद यहाँ पर लगी होती है आपकी बेरिलियम फैमिली, जिसमें मैग्नीशियम पढ़ते हैं, यहाँ बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, ये सारे। और उसके बाद आपकी यहाँ आती है बोरॉन फैमिली। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट और बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट दिए होते हैं, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे मेटेलिक करेक्टर घटता है, यानी कि धात्विक गुण जो होता है वो कम होता है और अधात्विक गुण बढ़ना प्रारंभ कर देता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं पर हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारा धात्विक गुण बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। इसी कारण से बेरियम को छोड़ करके बाकी की जो धातुएं हैं, बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो धातु रूप में होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और इस वर्ग के सभी तत्व जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था ठोस होती है। और बोरॉन के अतिरिक्त सभी तत्व जो होते हैं वो धातु होती हैं। ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट बोरॉन इज मेटल। फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि भौतिक गुण। देख लेते हैं इनके कुछ सामान्य भौतिक गुण या जो हमारी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घनत्व जो है वो बढ़ता है, यानी कि डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। सेकेंड, बेरियम से लेकर के गैलियम तक गलनांक जो है वो घटता है, मतलब कि जब बोरॉन से, बी से बोरॉन होता है, बोरॉन से जब आप गैलियम तक जाते हैं, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, तो आपका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो घटता है और फिर उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट करता है। और इस वजह से बोरॉन का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, क्योंकि यह ठोस तथा द्रव दोनों ही अवस्थाओं में एक बड़े सहसंयोजक बहुलक के रूप में रहता है। मतलब जो बोरॉन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। बोरॉन जो होता है वो हमेशा एक जाइंट पॉलीमर, एक कोवेलेंट पॉलीमर के रूप में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जाइंट पॉलीमर का मतलब ये है कि बोरॉन के कई सारे एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं और एक हैवी मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड बनाते हैं, जो कि बोरॉन का पॉलीमर कहलाता है। हिंदी में पॉलीमर को बहुलक कहा जाता है। तो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं जाइंट कोवेलेंट पॉलीमर। एक सिंगल बोरॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद गैलियम, गैलियम का जो गलनांक है ये सबसे कम, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा तो किसका होता है? बोरॉन का होता है। फिर कम हुआ गैलियम तक घटा, तो गैलियम का क्या हो जाता है? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 29.8 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन गैलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 2205, यानी कि 2205 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड स्टेट में रहता है। तो देखिए कितना डिफरेंस है। 29 से लेकर 29 पर ये मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, और उसके बाद 2205 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है। उसके बाद जाकर के ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और इसी कारण गर्मियों के दिनों में जो गैलियम है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी गर्मियों में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 25, 26 कभी कभी जाता है, वरना नॉर्मली 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और 29.8 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो गर्मियों में ये अधिकतर क्या रहता है? द्रव अवस्था में ही रहता है। और इसका उच्च क्वथनांक होने के कारण उच्च तापों के मापन के लिए ये उपयोगी पदार्थ है। मतलब कि बोरॉन का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं? थर्मोमीटर्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर तक हमें टेम्परेचर को मेज़र करके दे सकता है। लेकिन वर्ग में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जो क्वथनांक है वो क्या होगा? घटता जाएगा। ये यहाँ पर देखिए एक छोटी सी टेबल भी इन्होंने दी हुई है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। परमाणु भार, घनत्व यानी कि एटॉमिक वेट है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इनका
एटॉमिक वॉल्यूम है, परमाणु आयतन जिसे कहते हैं, और त्रिसंयोजी आयन की त्रिज्या, जो ये ट्राइवेलेंट आयन बनाते हैं, Al3+ बनाते हैं, या जो भी आपके गैलियम वगैरह हैं वो 3+ आयन बनाते हैं, तो उनकी जो रेडियस होगी वो इस टेबल में दी हुई है कि किस तरह से घट रही है, बढ़ रही, सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या क्या डिस्कस किया, हमने घनत्व डिस्कस किया, हमने गलनांक की बात करी, हमने क्वथनांक की बात करी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारी परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती थी, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, 2 बार हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट शेल तक में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसके बीच की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाती है। बात करते हैं इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। कारण जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, वैसे वैसे आपके कोशों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बोरॉन के केस में बताया था 2 शेल होंगी, एल्युमिनियम में 3 शेल होती, गैरियम में 4 शेल, इंडियम में 5 शेल और टाइटेनियम में 6 शेल। तो कोश बढ़ेंगे ना, तो जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ देखिए न्यूक्लियस है, 2 शेल बना दिए, यहाँ पर न्यूक्लियस है 1 2 3 शेल बना दिए, यहाँ पर ये गैलियम है 1 2 3 4 शेल बन जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे ये 72 कोश क्या होता जा रहा है, और दूर होता जा रहा है, और इस कारण इनकी जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। एटॉमिक रेडियस के साथ ही हम पढ़ते हैं आयनिक रेडियस यानी कि आयनिक त्रिज्या। तो जितने भी हमारे बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं ये सब बनाते हैं क्या, ये होते हैं ट्राइवेलेंट यानी कि त्रिसंयोजी। और त्रिसंयोजी में भी ये बनाते क्या हैं, ये बनाते हैं कैटायन यानी कि धन आयन। और किसी भी धन आयन का जो त्रिज्या होती है, जो धन आयन का जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो अपने परमाणु से हमेशा छोटा होता है। अगर आप बात करें एल्युमिनियम की और एल्युमिनियम 3+ की, तो किसका साइज बड़ा होगा, एल्युमिनियम एटम का साइज बड़ा होगा। कारण क्या है, देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, 1 शेल, 2 शेल और ये 3 शेल, ठीक है। इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2,8,3। पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। तो 72 कोश का इलेक्ट्रॉन तक की दूरी ये होगी। तो ये साइज है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम 3+ की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,8। तो यहाँ पर ये बीच में न्यूक्लियस होगा, ये पहली शेल जिसमें पाया जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगी दूसरी शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपने आप साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 शेल पाए जा रहे हैं, यहाँ पर केवल 2 शेल है। 72 कोश के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने क्या कर दिए, निकाल दिए। इसी वजह से किसी भी धन आयन का जो मान होता है वो उसके परमाणु के आकार से छोटा होता है, यानी कि किसी भी कैटायन की जो रेडियस होगी, जो साइज होगा, वो उसके नॉर्मल एटम से छोटा होगा। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 13 होने के कारण इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 13 होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन भी 13 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 13। क्यों, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं। लेकिन जैसे ही आपने Al3+ बना लिया तो प्रोटॉन तो 13 ही रहे, न्यूक्लियस में अभी भी 13 प्रोटॉन होंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। और जब हमारे प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीज बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज विल बी इंक्रीजेस। तो आपका जो नाभिक प्रभावी बल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो 72 कोश है वो अब न्यूक्लियस के क्या हो जाता है, और पास आ जाता है, जिस कारण से धन आयन का आकार अपने परमाणु से छोटा हो जाता है। तो याद रखेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, और आयनिक रेडियस, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एटॉमिक रेडियस का मतलब जो एटम की रेडियस है, परमाणु का जो आकार है, और आयनिक रेडियस का मतलब आयन की जो रेडियस है। और किसी भी परमाणु में जो उसका धनायन होता है, जो उसका कैटायन होता है, उसका साइज उसके एटम से छोटा होता है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इस पार्ट को रिपीट करके देखिएगा, एटॉमिक रेडियस वाले पार्ट को फिर से रिपीट करके देखिएगा, तो आपको हर एक रीज़न एकदम क्लियरली जो है वो समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आता है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। आज एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रख रहे हैं क्योंकि इतनी ही चीज़ें आप एक दिन में समझ पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।